नमस्कार साथियों, जय हिंद शिक्षा संस्थान में आप सभी का वापस स्वागत है। कल हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ रहे थे, कुछ परियोजनाएं हमारी रह गई थी, तो आज उन परियोजनाओं को हम आगे बढ़ाएंगे और मध्य प्रदेश की सिंचाई वाला पोर्शन भी हम आज देखेंगे। ठीक, चलिए। तो कल हमने जो है वो मैप के थ्रू कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं देख ली थी, है ना। आज चार्ट में हम कुछ और ऐसी परियोजनाओं को देख लेंगे जो हमने मैप में नहीं देखी। साथ ही साथ में जो कुछ परियोजनाएं हैं जिनसे 20 से कुछ सवाल बनते हैं, तो उनको भी एक बार जो है हम देख लेंगे। उसके बाद आपका सिंचाई वाला पोर्शन आज देखना चालू करेंगे। ठीक, चलिए। तो हमने नर्मदा घाटी परियोजना देख ली थी, नर्मदा पर बंधे हुए बांध और उससे क्या क्या सवाल हो सकते हैं, इंदिरा सागर बांध, सरदार सरोवर बांध, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। ये एक बार और रिपीट होंगे कब, जब हम एनर्जी पढ़ेंगे। तो एनर्जी जब पढ़ेंगे तो थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ेंगे, है ना। जल विद्युत केंद्र और ताप विद्युत केंद्र पढ़ेंगे। और ये केंद्र कहाँ पर बने होंगे भाई, बांधों पर ही बने होंगे, डैम्स पर ही बने होंगे, है ना। ये जो परियोजनाएं होंगी ये कहाँ बनी होंगी, आपकी डैम्स पर बनी होंगी। तो वापस आपका ये वाला एक बार नाम आएगा तो भी आपका वहाँ पर एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक, चलिए। चंबल घाटी परियोजना के बारे में जब मैंने चंबल नदी आपको पढ़ाई थी तब मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि भाई ये आपका चंबल नदी पर बनी हुई परियोजना है, चंबल घाटी परियोजना, नाम से स्पष्ट है। ठीक, चलिए। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले इससे लाभान्वित होंगे, तो ध्यान रखना श्योपुर, भिंड, मुरैना, जहाँ से तो ये नदी निकलती है, जहाँ की बॉर्डर से नदी बहती है, तो 3 जिले तो आपको याद रहेंगे। साथ ही साथ में ग्वालियर और मंदसौर वाला क्षेत्र ध्यान रखिएगा, जो क्या है भाई, अगर हम बात करें इससे लाभान्वित होगा। और ये जो है वो 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, किसकी भाई, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस पॉइंट को क्या रखिएगा भाई, ध्यान रखना। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो योजना आयोग ने क्या किया था, इस योजना को स्वीकृति दी थी कब, 1954 में, जिसको मैं आपका सर्कल कर रहा हूँ उसको विशेष तौर पर याद रखिएगा। ठीक, लेकिन इसका फाउंडेशन कब रखा गया, इसका फाउंडेशन रखा गया 1958 में। ठीक, चंबल नदी पर बनी हुई परियोजना है। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो भिंड, मुरैना, उसके बाद श्योपुर, ग्वालियर और मंदसौर जिले क्या होंगे, इससे लाभान्वित होंगे। इसके बाद 1954 में इसकी स्वीकृति दी गई, इसको परमिशन दी गई, लेकिन ये आपका स्टार्ट कब से हुई, 1958 से। इसके तहत अगर हम बात करें तो भाई मध्य प्रदेश और राजस्थान का लगभग जो है वो 5 लाख हेक्टेयर जो भूमि है, 5,60,000 हेक्टेयर भूमि, इसकी सिंचाई की जाएगी। ये डेटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, अगर हम बात करें इसमें 2 नहरें बनाई गई हैं, नर्मदा आपका जो चंबल नदी है इस पर 2 नहरें बनाई गई हैं। एक नहर कहाँ चली गई है, राजस्थान की ओर, और एक नहर श्योपुर से एंटर करेगी, कहाँ पर भाई, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में एंटर करेगी। तो 2 नदी आपकी नहरें बनाई गई हैं। दाई नहर जो है वो कहाँ चली जाएगी, राजस्थान की ओर, जो दाई नहर आपका जो है राइट हैंड साइड की जो नहर है वो मध्य प्रदेश आ जाएगी। बाईं ओर की नहर कहाँ चली जाएगी, राजस्थान चली जाएगी। और इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे, तो ध्यान रखना, भिंड, मुरैना, श्योपुर हो गया, साथ में दतिया, ग्वालियर वाला क्षेत्र जो है वो भी क्या होगा, आपका लाभान्वित होगा। ठीक, चलिए। अब ये परियोजना 3 फेज में बनी हुई है, ध्यान रखना। ये परियोजना 3 फेज पर बनी है, जिसमें 3 आपकी जो है वो 3 स्तर पर, 3 लेवल पर आपकी जो है योजनाओं का निर्माण किया गया है। जैसे पहले फेज में कौन सा बना था भाई, आपका गांधी सागर योजना। दूसरे फेज में कौन सी बनी थी, जवाहर सागर योजना। और तीसरे फेज में कौन सी बनी थी, राणा प्रताप सागर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा 3 फेज जो हैं वो ध्यान रखना। पहले फेज में गांधी सागर, दूसरे में जवाहर सागर और तीसरे में कौन भाई, आपके राणा प्रताप सागर। इनको आप जो है वो ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। अब इन 3 परियोजनाओं के बारे में देख लेते हैं। हमने देखा जैसे ही मंदसौर से आपकी चंबल नदी आगे निकली तो भाई मंदसौर में एक परियोजना पड़ी जिसका नाम क्या था, आपका गांधी सागर। दूसरा हमने देखा कि भाई चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में कौन सा था, राणा प्रताप सागर, है ना। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो कोटा वाला क्षेत्र था यहाँ पर क्या था, आपका जवाहर सागर था। ठीक, तो ये 3 परियोजनाएं हमने आपका देखी थी। इसमें ध्यान रखिएगा गांधी सागर योजना की अगर हम बात करें तो ये कब बनाया गया था, आपके पहले फेज में बनाया गया था। ठीक, तो ध्यान रखिएगा गांधी सागर परियोजना जो है वो पहले फेज में बनाई गई थी। और कहाँ पर है ये योजना भाई, आपका मंदसौर में। मैंने आपको मैप में लोकेशन दिखा दी थी इसकी, है ना। तो मैप में हमने सबकी लोकेशन देख ली है, केवल हम जो है इनके बारे में डिटेल देख रहे हैं। ठीक, चलिए। 1960 में जो है क्या है भाई, आपका ये पूर्ण हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। 1958 में प्रारंभ हुई थी ये परियोजना, 1960 में जो है वो पूर्ण हो गई थी। और इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या है भाई, आपका एमपी का या मध्य प्रदेश का
पहला हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक। या हम बात करें तो पहली क्या हो जाएगा आपका, पहला जल विद्युत संयंत्र जो मध्य प्रदेश का है वो कहाँ ओपन किया गया था, तो ध्यान रखिएगा गांधी सागर में ओपन किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का पहला हाइड्रो पावर प्लांट कौन सा था, गांधी सागर हाइड्रो पावर प्लांट। दूसरी परियोजना की अगर हम बात करें तो जवाहर सागर है और तीसरा कौन सा, राणा प्रताप सागर है, ठीक। चलिए तो भाई ध्यान रखना ये दूसरे चरण में आपका बनाया गया था जवाहर सागर, और कहाँ पर है तो कोटा में, ये हमने कल लोकेशन देखा था। अब ध्यान रखना जवाहर सागर कौन से फेज में चालू हुआ, सेकेंड फेज में चालू हुआ, और राणा प्रताप सागर किस में चालू हुआ, थर्ड फेज में चालू हुआ। मतलब ये पहले चालू हुआ जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बाद में बनना प्रारंभ हुआ, लेकिन पहले कंप्लीट कौन होगा, राणा प्रताप सागर, ध्यान रखना। तो 1917 में आपका 1970 में 1970 में राणा प्रताप सागर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और जवाहर सागर कब होगा भाई आपका 1973 में, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये था सेकंड फेज, लेकिन कंप्लीट आपका कब हुआ है, बाद में हुआ है, ठीक। चलिए तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा जवाहर सागर के बारे में, दूसरे फेज में कोटा में है, और 1973 में क्या हुआ है, ये कंप्लीट हुआ है। इसके बाद राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो ये भाई ध्यान रखना आपका तीसरा फेज में आपका जो है बनाया गया है, और कहाँ पर है भाई, तो आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। और 1970 में क्या हुआ है, ये आपका कंप्लीट हुआ है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए ऐसे ही कोटा बैराज क्या होता है, जहाँ पर नदी के पानी को रोक कर जो है वो उसके फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। और कोटा बैराज ध्यान रखिएगा अगर हम देखें तो कब बना था आपका 1960 में, और यहीं से आपकी दो नहरें निकाली गई हैं, एक आ जाएगी मध्य प्रदेश की ओर और दूसरी कहाँ चली जाएगी, राजस्थान की ओर चली जाएगी। तो इस पॉइंट को जो है वो ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है नहीं, है ना, फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि छोटे छोटे सवाल यहाँ से जो है वो आपके बन जाते हैं, और एक एक नंबर क्या होता है भाई हमारा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। चलिए आगे अगर हम बात करें बाण सागर परियोजना हमने देखी थी, शहडोल में बनी हुई थी, मैप बनाकर हमने देखा हुआ था, शहडोल में सोन नदी पर बाण सागर परियोजना बनी हुई थी। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, पहला जिला ध्यान रखना कौन से जिले पर है, शहडोल जिला, है ना। तो जितनों को सर्कल कर रहा हूँ वो अपने आप में एक प्रश्न है। बाण सागर परियोजना किस नदी पर बनी है या कहाँ पर बनी है, शहडोल में। किस नदी पर बनी है, तो सोन नदी पर बनी हुई है, ठीक। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो है ध्यान रखिएगा ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। क्योंकि जब आप सोन नदी की बात करेंगे तो सोन नदी कहाँ से निकलती है भाई, अमरकंटक से, है ना। सोन नदी अमरकंटक से निकलेगी और फिर मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ चली जाएगी, बिहार चली जाएगी। और भाई ये बाण सागर परियोजना कहाँ बनी होगी, आपकी शहडोल जिले में जो है वो बनी होगी, ठीक। तो ध्यान रखना सोन नदी पर है और आपका शहडोल जिले में है। इसकी जो आधारशिला या इसका जो फाउंडेशन रखा गया ये कब रखा गया, 1978 में, ठीक। तो ध्यान रखना 1978 में फाउंडेशन रखा गया। और किसने रखा, तो भाई ध्यान रखिएगा उस समय के जो प्रधानमंत्री थे कौन, मोरारजी देसाई। क्या खासियत है मोरारजी देसाई के बारे में, प्रधानमंत्री में क्या फैक्ट पढ़ा जाता है, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे, ध्यान रखिएगा, है ना। तो मोरारजी देसाई क्या थे, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। इनके द्वारा क्या रखा गया था, बाण सागर परियोजना की नींव रखी गई थी। इसके बाद इस बांध का लोकार्पण ध्यान रखना या इनॉग्रेशन जो है वो किसके द्वारा रखा गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा रखा गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है क्या, पूर्व प्रधानमंत्री, और यहाँ पर लिखा मैंने तत्कालीन मतलब जो उस समय थे। लेकिन इसका इनॉग्रेशन कब हुआ है, 25 सितंबर 2006 को। 25 सितंबर क्या होता है भाई, हाँ 25 सितंबर को हम कुछ मनाते हैं, अंत्योदय दिवस, दीनदयाल उपाध्याय, है ना। चलिए तो ध्यान रखिएगा 25 सितंबर को क्या मनाया जाता है भाई, अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, ठीक। चलिए तो अंत्योदय दिवस जो है वो दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में, ठीक। चलिए तो ध्यान रखना अब 2006 में प्रधानमंत्री कौन था, मनमोहन सिंह जी थे। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई, आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, या अगर हम बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री, क्योंकि जब इन्होंने इनॉग्रेशन किया तब ये प्रधानमंत्री नहीं थे। कौन थे भाई, आपके पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो ध्यान रखना 1978 में बना, और मतलब 1978 में प्रारंभ हुआ, और भाई ये आपका जो है वो कंप्लीट कब हुआ, इनॉग्रेशन कब हुआ इसका, 2006
2006 में हुआ है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश में जो है वो आपका 1.54 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या होगी, सिंचाई होगी, जिससे भाई 3 जिले मेनली आपके जो है, मेनली रूप से अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से 3 जिले लाभान्वित होंगे, शहडोल, सतना और रीवा। ठीक, और साथ ही साथ में ध्यान रखना यहाँ पर जो विद्युत उत्पादन होगा इसकी क्षमता कितनी है भाई, 425 मेगावाट है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा शहडोल में सोन नदी पर बना है, 3 राज्यों की परियोजना है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की परियोजना है। फाउंडेशन कब रखा गया इसका, तो भाई 1978 में किसके द्वारा, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे मोरारजी देसाई, उनके द्वारा रखा गया। इसके बाद इनोग्रेशन कब हुआ, 25 सितंबर 2006 को हुआ, किसके द्वारा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। इसके बाद अगर हम बात करें तो विद्युत उत्पादन क्षमता 425 मेगावाट है, और भाई इसमें अगर हम देखें तो शहडोल, सतना और रीवा जो हैं वो प्रत्यक्ष रूप से क्या होंगे भाई, लाभान्वित होंगे। इस पॉइंट को जो है वो ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए बाकी लगभग ये परियोजनाएं सारी हमने देख ली थी, है ना। किसका मुख्यालय, मुख्यालय मतलब समझा नहीं है। ये शहडोल्स भी आपकी बनी हुई ना बाण सागर परियोजना, इसमें अगर आप देखोगे जब अपन शहडोल में, समझा नहीं मैं क्या प्रश्न पूछ रहे हैं आप। हाँ, इसकी जानकारी नहीं है मुझे, मैं एक बार देख के बता दूंगा। नहीं, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत 3 परियोजनाएं बनी हुई है ना। आप देखोगे तो टोटल जैसे 425 मेगावाट हमने पढ़ा है, तो 425 मेगावाट में आप देखेंगे तो लगभग ये आपका 3 बाण सागर 1, बाण सागर 2, बाण सागर 3 के नाम से जो है 4 फेस में बनी हुई है ना। तो डेटा मुझे भी याद नहीं है, जब हम परियोजनाएं पढ़ेंगे, ऊर्जा परियोजना, तब मैं आपको वो चीज़ बता दूंगा, तो हो सकता है वहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए। ठीक, चलिए इसमें लगभग 50% जो है वो मध्य प्रदेश का रेशो है ना, और 25-25 जो है वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ध्यान रखिएगा आपका बिहार का है ना। 2 के आप मेनली देखो रेशो 1 का पूछा जाता है, वो है आपकी पेंच परियोजना का, उसमें 97% मध्य प्रदेश का है, 3% किसका है, महाराष्ट्र का। ठीक, चलिए तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक, ये परियोजनाएं आपकी हो गई हैं। बाकी परियोजनाएं हमने कल लोकेशन जो है वो मैप में देखी हुई थी। ठीक, चलिए देखो मेनली क्या है, संभावित प्रश्न जो होते हैं हमको सबसे पहले क्या प्रयास करना है कि जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने की संभावना होती है पहले हम उसको क्या कर लें, कवर कर लें, है ना। और जब आपको वो चीज़ें याद हो जाए तब एडिशनल पढ़ने के लिए आपके पास अथाह चीज़ें, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं ना। लेकिन मेनली क्या है कि जो रिक्वायरमेंट होती है एग्जाम की, मेनली जो चीज़ हमको पहले पढ़ना है, जहाँ से सवाल बनने की संभावना ज़्यादा है, तो पहले हम उन चीज़ों को याद कर लें। ठीक, चलिए तो यहाँ पर हमने देखा इंदिरा सागर परियोजना हमने देख ली थी कल मैप में। ओमकारेश्वर बांध परियोजना नर्मदा पर ही बना हुआ है, कहाँ पर, खंडवा में, ये हमने देख लिया था। महेश्वर परियोजना जो है वो आपका नर्मदा पर बनी हुई है, ये भी हमने देख ली थी। सरदार सरोवर देख ली थी। अब केवल मैं उनको मार्क करूंगा जो कल हमने मैप में नहीं देखी है ना। तो ध्यान रखना हमने जो है वो बसनिया बांध नहीं देखा था मैप में, और ये कहाँ पर बना हुआ है भाई, आपका मंडला में बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है हमने नहीं देखा था कौन सा भाई, जो है वो जोबट परियोजना, ध्यान रखिएगा किस नदी पर बनी हुई है, हथनी नदी पर बनी हुई है, और इसको किस नाम से जाना जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा देजला देवड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, देजला देवड़ा नहर भी है। ठीक, और कहाँ पर है भाई, ये आपका जो है वो ध्यान रखिएगा खरगोन में है, और नदी ध्यान रखिएगा आपका कुंदा नदी या कुंदी नदी। ठीक, चलिए अब देखिए मैं आपको हर बार मैप बनवा रहा हूँ, अब धीरे धीरे आपको भी प्रयास करना है। अब इस लिस्ट को आप अपने मैप में कैसे इंक्लूड करते हैं, इस लिस्ट से आप जो है वो मैप कैसे बनाते हैं, ये थोड़ा आपको भी सीखना पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा कि ऐसे में अगर आप सीखेंगे नहीं तो यहाँ पर जितने मैप केवल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही मैप आपको याद होंगे, उतने ही मैप बनाओगे। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ का मैप बनाना सीख गए तो फिर क्या होगा, आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको आसानी से मैपिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं भाई, पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए तो ध्यान रखिएगा बसनिया बांध जो है वो कहाँ बना हुआ है, नर्मदा पर। ठीक, मंडला में। जोबट परियोजना देख लीजिएगा, ये हथनी नदी पर बनी हुई है अलीराजपुर में। देजला देवड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको स्टार लगा दे रहा हूँ ना, तो इंपॉर्टेंट है। जो कहाँ पर बनी हुई है भाई, आपका खरगोन में कुंदी नदी पर जो है वो बनी हुई है। ठीक, चलिए बाकी नदियाँ क्या हैं आप देखेंगे, आपको केवल लोकेशन याद रखनी है।
और जिलों की लोकेशन आपको याद है, तो नदियों के आप देखेंगे जैसे लोअर गोई किस पर बनी हुई है, गोई नदी पर। अपर वेदा किस पर बनी हुई है, वेदा पर। तो नदियों के नाम हमको कई बार याद नहीं करने पड़ते, हमको केवल क्या याद करना पड़ता है, उसकी लोकेशन जो है वो याद करनी पड़ती है। ठीक, चलिए इसके बाद आगे हम बात करें तो हमने चंबल पर चारों देख लिए थे। बंजारा बांध मैंने आपको बता दिया था, आवदा बांध भी मैंने आपको बताया था, सीप नदी पर बना हुआ है। और कहाँ पर भाई, श्योपुर में। हमने देखा था कि भाई आपका जो चंबल नदी है, चंबल नदी में एक बनास नदी आकर मिलती है राजस्थान से, जो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और श्योपुर से एक नदी आकर मिलती है, कौन सी भाई, आपका सीप नदी आकर मिलती है। और ये कौन सी हो गई आपकी, बनास नदी। ये तीनों नदी आपकी जहाँ पर मिलती है उसको क्या कहा जाता है, रामेश्वरम त्रिवेणी संगम कहा जाता है। मैंने बताया था ना, तो रामेश्वरम त्रिवेणी संगम कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। और इसी सीप नदी पर दो परियोजनाएं बनी हुई हैं आपकी, कौन सी, एक बंजारा और दूसरा कौन सा आपका आवदा बांध हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद ध्यान रखिएगा बरुआ सागर, ध्यान रखना ये किस में बना हुआ है आपका, बेतवा नदी में। क्योंकि ये आपका नाम कब आएगा, जब आप बुंदेला विद्रोह पढ़ेंगे, है ना, 1842 का बुंदेला जब विद्रोह पढ़ेंगे तब बरुआ सागर का नाम आता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि बरुआ सागर कहाँ पर है आपका, ध्यान रखना बेतवा नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर है भाई आपका, झांसी और निवाड़ी में फैला हुआ है। ठीक, भांडेर परियोजना मैंने आपको बता दी थी। परीक्षा बांध भी आपका इंपॉर्टेंट है, इतिहास में जब आप क्रांतियाँ पढ़ेंगे तो परीक्षा बांध का भी नाम आएगा ना। तो परीक्षा बांध कहाँ पर है, बेतवा पर है आपका, झांसी नदी में। क्योंकि देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह हुए थे, है ना, और बुंदेलखंड में बेतवा बह रही है। तो ध्यान रखिएगा भाई यहाँ पर ये दोनों आपका बरुआ सागर हो चाहे परीक्षा बांध हो, ये किस नदी पर हो जाएगा आपका, बेतवा पर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। बान सुजारा इंपॉर्टेंट परियोजना टीकमगढ़ पर है। ठीक, ध्यान रखिएगा, धसान नदी पर, मैंने कल आपको बताया था। ठीक, अब ध्यान रखना एक नदी है बीला और एक है बीना। नदी से जोड़ों में होती है ना, तो बीला बीना नदी है। बीला अलग नदी है और बीना अलग नदी है। दोनों कहाँ पर है आपकी, सागर में है। ठीक, तो बीला सागर परियोजना ध्यान रखिएगा बीला नदी पर है। और अगर हम बात करें तो मुड़िया बांध जो है वो किस पर है आपका, बीना नदी पर है। कल मुड़िया बांध मैंने आपको लोकेट करवाया था, है ना। तो ध्यान रखना बीला सागर किस पर है आपका, जो है वो बीला नदी पर है और सागर में। ठीक, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें सूरजपुर परियोजना मैंने आपको बता दी थी, बिहार नदी पर बनी हुई है। कहाँ पर है भाई आपका, सागर में है। तो ये भी हमने कल जो है परियोजना देखी थी, इसको भी हमने मैप में देखा था। ठीक, चलिए इसके बाद दोधन बांध ध्यान रखना। ठीक, दोधन बांध क्या है, तो भाई एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है केन बेतवा, है ना, कैन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। या अगर हम बात करें कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना चल रही है। और इस परियोजना के तहत क्या किया जाएगा कि भाई अगर हम देखें तो जो छतरपुर वाला एरिया है यहाँ पर जो है वो क्या किया जाएगा, एक बांध बनाया जाएगा। ठीक, और उस बांध का नाम क्या रहेगा भाई आपका, दोधन बांध रहेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद बरियारपुर नहर परियोजना, है ना, बजट में उल्लेखित परियोजना है ये। और भाई ये कहाँ पर बनेगी आपका, केन नदी में है। और केन नदी तो ध्यान रखिएगा छतरपुर और पन्ना जो है क्या होंगे, इससे आपके लाभान्वित होंगे। ठीक, ग्रेटर गंगऊ ध्यान रखना, ये आपका जो है पन्ना में बनी हुई है। गंगऊ अभ्यारण्य भी कहाँ पर रहेगा आपका, पन्ना में। तो गंगऊ नाम से जो परियोजना होगा या गंगऊ नाम से कुछ भी आएगा तो कहाँ हो जाएगा आपका, पन्ना में हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। उर्मिल मैंने आपको बता दिया था, सिंहपुर बैराज मैंने आपको बता दिया था। रनगावा परियोजना हमने कल के जो है वो आपके लेक्चर में इसको लोकेट कर लिया था। ठीक, सिंध परियोजना ध्यान रखिएगा, सिंध परियोजना जो है वो आपका शिवपुरी में लोकेटेड है। ठीक, ध्यान रखना कि अगर हम बात करें सिंध नदी कहाँ से निकलती है भाई आपको बताइए, विदिशा के सिरोंज से निकलती है। ठीक, तो भाई यहाँ पर बीच में क्या पड़ेगा आपका, शिवपुरी। हमने देखा गुना और अशोकनगर के बीच क्या बनाती है नदी, सीमा बनाती है। और भाई शिवपुरी में जो है इस पर क्या बना हुआ है आप देखेंगे तो सिंध परियोजना बनी हुई है, जिसको मड़ी खेड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, चाहे वो आपको सिंध परियोजना आ जाए, चाहे वो आपको मड़ी खेड़ा डैम आ जाए, या अगर हम बात करें आपको जो है वो अटल सागर आ जाए, ये लोग क्या हो जाएंगी भाई, ये आपकी सेम परियोजना हो जाएंगी, है ना। एक चीज़ और ध्यान रखना, हमने देखा कि भाई अटल सागर किसको कहा गया, अटल सागर मड़ीखेड़ा परियोजना को कहा गया या सिंध परियोजना को कहा गया।
अपर वैनगंगा को क्या कहा गया भाई आपका, संजय सरोवर कहा गया। ठीक, तो कुछ चीज़ें ध्यान रखना जहाँ पर आपके बहुत सारे नाम आएंगे। जैसे अगर हम बात करें तो भाई पहली चीज़ आप देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई सागर, है ना, तो ध्यान रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना किसको कहते हैं भाई, अगर हम बात करें तो बेतवा में जो आपकी परियोजना बनी हुई है। ठीक, चलिए तो राजघाट को ध्यान रखिएगा किस नाम से जानते हैं, आपका जो है वो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जानते हैं। ऐसे अगर हम बात करें तो भाई आपका अवंतीबाई परियोजना के नाम से किसको जानते हैं, तो अवंतीबाई परियोजना के नाम से जाना जाता है बरगी परियोजना को। ऐसे अगर हम बात करें तो भाई सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से किसको जाना जाता है, हलाली को जाना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर हम बात करें तो भाई संजय सरोवर के नाम से किसको जाना जाता है, तो संजय सरोवर के नाम से जो है जो वैनगंगा प्रोजेक्ट है उसको जाना जाता है। ऐसे अगर हम बात करें तो राजीव सागर के नाम से किसको जानेंगे, तो राजीव सागर के नाम से जानेंगे हम जो 52 थड़ी प्रोजेक्ट है उसको जानेंगे, तो भी ध्यान रखना राजीव सागर के नाम से 52 थड़ी प्रोजेक्ट को जानेंगे। और ऐसे अगर हम बात करें तो भाई आपका गुलाब सागर के नाम से किसको जाना जाएगा, तो महान नदी पर जो प्रोजेक्ट बना हुआ है सीधी पर उसको किस नाम से जानेंगे भाई, गुलाब सागर के नाम से जानेंगे। और ऐसे अगर हम बात करें तो भाई अटल सागर के नाम से कौन सी परियोजना हो गई, तो भाई ध्यान रखिएगा मड़ीखेड़ा या सिंध परियोजना जो है वो अटल सागर के नाम से हो जाएगी। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको चाहो तो कहीं नोट डाउन कर लेना साइड में कि भाई ये परियोजना है, इनको हम इन महापुरुषों के नाम से जानते हैं। एक और ध्यान रखना, एक और परियोजना कौन सी है भाई आपका जो है चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना, है ना। तो चंद्रशेखर आज़ाद की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा ये जो आपका कौन सा प्रोजेक्ट है भाई, जोबट प्रोजेक्ट है या जोबट परियोजना है। उस जोबट परियोजना को किस नाम से जानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना के नाम से जानते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या रखिएगा भाई आप जो है वो ध्यान रखना। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। फिर अगर हम बात करें तो एक धूती बांध बना हुआ है या धूती परियोजना बनी हुई है, ध्यान रखिएगा अक्सर प्रश्न पूछा जाता है ना ऑब्जेक्टिव में। ये कहाँ पर बना हुआ है, आपका वैनगंगा नदी पर बना हुआ है बालाघाट में। ठीक, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो पेंच परियोजना पेंच नदी पर रहेगी छिंदवाड़ा में। ठीक, तोतला डोह परियोजना ध्यान रखिएगा ये नई परियोजना है, तो तोतला डोह परियोजना ध्यान रखिएगा पेंच नदी पर बनी हुई है। कहाँ पर भाई आपका छिंदवाड़ा पर बनी हुई है ना। तो इसको एक बार आप क्या कीजिएगा, एक मैप बनाकर आप जो है वो बोर्ड में संभव नहीं होता है कि एक ही मैप में पूरी परियोजना आ जाए इतनी सारी, तो आप क्या कीजिएगा कि भाई एक मैप बनाकर छोटे छोटे अक्षरों में पूरी परियोजनाएं लिख लीजिएगा। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो मेनली आपका सवाल होता है आपको एक तो जिला समझ में आएगा, आप खुद से जो है वो पॉइंट या नोट डाउन करेंगे, और तो आप बना रहे हैं परियोजना की भाई ये लास्ट में बालाघाट वाला हिस्सा है, यहाँ पर आपने डॉट्स बनाकर जो है वो परियोजनाओं के नाम लेके, तो आपको ये समझ में आएगा परियोजना कहाँ पर है, बालाघाट में। तो छोटे छोटे अक्षरों में आप क्या कीजिए, पूरी परियोजनाओं को एक ही मैप में लिख लीजिए। तो कभी भी आप रिवाइज करेंगे तो आपको ये ऐसी लिस्ट याद नहीं करनी पड़ेगी। आपने मैप देखा तो मैप देखकर आपको क्या हो जाता है, याद हो जाता है। एक फ़ायदा और क्या होता है मैप का कि हमको कई बार लिस्ट याद नहीं होती है ना, लेकिन मान के चलिए आपने एक मैप बनाया है और नीचे आपने लिखा है 52 थड़ी प्रोजेक्ट या मान लीजिए तोतला ढो परियोजना लिखा है, तो हो सकता है लिस्ट की चीज़ आपको याद नहीं आए, लेकिन मैप में क्या होगा, आपको मैप में कभी कभी कॉपी हमको याद आती है, अपनी जो है नोटबुक हमको याद आती है कि हमने एक मैप बनाया उस पर नीचे कहीं लिखा हुआ है ना। जैसे आप पर्यटन भी पढ़ेंगे, अब आपने जो है पर्यटन पढ़ा और उसको आपने मैप से बना लिया, तो आपको एटलीस्ट अपना मैप याद आएगा। जब आप एग्जाम में रहेंगे तो मैप याद आएगा कि इसको मैंने यहाँ कहीं पर ऊपर कहीं पर जो है लोकेट किया है, मतलब ये ऊपर किसी ज़िले में आपकी जो है परियोजना है या आपका साउथ में कहीं परियोजना है। तो मैप बनाने से आपको ये फ़ायदा होता है, एक बार मैप बना के देखिएगा आपको याद होगा। ठीक, चलिए इसके बाद मछागोरा बांध इसको कहा जाता है या इसको मछगोरा भी कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा मचागोरा या इसको मछगोरा बांध भी कहा जाता है, ये भी पेंच नदी पर बना हुआ है। किसमें है भाई, आपका छिंदवाड़ा में है। अब ध्यान रखना एक ये परियोजना बाघ, ठीक, देखो एक नदी है बाघिन नदी, और बाघिन नदी कहाँ पर है, आपका धार में, और इस धार में बाघिन नदी किनारे क्या है भाई, आपकी बाघ की गुफाएं हैं, ये ध्यान रखना है ना। तो ध्यान रखना बाघिन नदी कहाँ पर है, आपका धार में, और इसके किनारे क्या है भाई, आपका जो है बाघ की गुफाएं हैं। और अगर बाघ नदी की आप बात करेंगे तो बाघ नदी कहाँ देखने को मिलेगी भाई, आपको बालाघाट में देखने को मिलेगी। तो ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना।
बाघ की गुफाएं धार में है, लेकिन बाघ नदी कहाँ पर है? बालाघाट में, ठीक। और आपका जो धार है वहाँ पर कौन सी नदी है? बाघिन नदी है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, तो ये आपकी जो है वो क्या हो गई भाई? कुछ परियोजनाएं हो गई, इनको आप जो है वो देख सकते हैं। साथ ही साथ में ध्यान रखना काली सरार परियोजना, ये काली सरार परियोजना भी किस नदी पर बनी हुई है? तो बाघ नदी पर बनी हुई है, और भाई किसमें? आपका बालाघाट में बनी हुई है, ठीक। चलिए, बावनथड़ी को हमने देखा था अभी कि राजीव सागर के नाम से जानते हैं बालाघाट में। नलशेषा बांध भी मैंने आपको कल बता दिया था, मैप में हमने देखा था कि भाई नलशेषा जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो भाई आपका चंदन नदी पर बना हुआ। लोकेशन क्या है? बालाघाट है। सीता रेखा भी हमने देख लिया था, थावर दो भी देख लिया था, पारस डो भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक। चलिए, फिर ध्यान रखिएगा कुटनी बांध, और कुटनी बांध जो है ये आपका कहाँ पर है भाई? छतरपुर में है। और नदी कौन सी हो जाएगी? कुटनी नदी। क्योंकि बहुत सारी, मैंने आपको जब नदियाँ पढ़ाई थी तब मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश में छोटी छोटी लगभग 350 से ऊपर नदियां हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है? इसको नदियों का मायका कहा जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब ये कुछ छोटी छोटी परियोजनाएं हैं। अब ध्यान रखिएगा, देखो बड़ी परियोजनाएं लगभग सबको याद होती हैं, और बड़ी परियोजनाएं लगभग सभी पढ़ते हैं। नर्मदा पर बनी हुई परियोजनाएं, बाण सागर है ना, राजीव सागर, बालाघाट की परियोजनाएं सब पढ़ते हैं। जहाँ पर कन्फ्यूज़न होती है वो क्या होती है? छोटी छोटी परियोजनाओं की। और ये छोटी परियोजना ऐसे नहीं कि कहीं भी घूमने गए तो वहाँ से निकाल लिया, ये वो छोटी परियोजनाएं वो हैं जिनका उल्लेख आपके या तो आर्थिक सर्वेक्षण में हुआ है या तो बजट में किया गया है ना। तो ये कुछ आपकी नई परियोजनाएं, जैसे ध्यान रखिएगा अगर हम बात करें तो माही परियोजना तो आपको पता है माही नदी में हो जाएगी, धार में। पहसारी बांध मैंने कल आपको बताया था, ग्वालियर में बना हुआ है, किसमें भाई? आपका मोवर नदी। अब देखो यहाँ पर दो आपकी चीज़ें क्लियर हो रही है। यहाँ पर एक चीज़ तो परियोजना भी पढ़ रहे हो, और एक नई नदी का नाम भी सुन रहे हो, और वो नदी कहाँ पर है ये भी देख रहे हो, है ना। तो कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन आपके 2 चैप्टर्स में काम हो जाएगी। तो आपने देखा कि मोवर नदी कहाँ पर है भाई? ग्वालियर में है। कुटनी नदी कहाँ पर है? तो भाई आपका छतरपुर में है ना। तो इस चीज़ को आप जो है वो ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो हिम्मतगढ़ बांध ध्यान रखना, हिम्मतगढ़ परियोजना या हिम्मतगढ़ डैम की बात ध्यान रखिएगा। ये कौन सी नदी पर है? नौन नदी पर। और ये नौन नदी कहाँ पर है भाई? आपका ग्वालियर में है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे ही तिघरा बांध की अगर हम बात करें तो तिघरा जो है वो किस पर बना हुआ है? सांक नदी पर बना हुआ है। और सांक नदी कहाँ पर है? आपकी ग्वालियर में। तो आपको 3-4 नदी ग्वालियर की दिखी, कौन कौन सी भाई? ग्वालियर में अगर हम बात करें तो एक नदी कौन सी हो गई? मोवर, जिस पर कौन सी परियोजना बनी है भाई? आपका पहसारी। दूसरा हो गई नौन, जिस पर क्या बना है? हिम्मतगढ़। और तीसरी हो गई सांक नदी, जिस पर क्या बना है? आपका तिघरा बांध जो है वो बना हुआ। ठीक, ऐसे अगर हम बात करें तो भाई अगली ध्यान रखना साटक परियोजना इंपॉर्टेंट है ना। साटक परियोजना किस पर बनी हुई है भाई? आपका खरगोन में। और साटक बांध के साथ साथ ध्यान रखिएगा साटक नहर भी यहाँ पर बनाई गई है। तो ये ध्यान रखिएगा किसमें भाई? आपका खरगोन में। इसके बाद हालोन मैंने बता दिया था, मंडला में परियोजना आपकी है। ठीक, मटियारी ध्यान रखिएगा जो है वो मंडला में। ठीक, हाँ, अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में मंडला वाले क्षेत्र में जो है वो 2 टाइपों की प्रधानता है, 2 ट्राइब्स रहती हैं, एक गोंड और दूसरी बैगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा गोंड और बैगा की अगर हम बात करें, ठीक, गोंड बैगा, और इनका जो है वो एक मुड़िया जो है सब ट्राइब है। इसमें क्या होता है? एक युवा गृह की परंपरा होती है ना, यूथ हाउस की एक परंपरा होती है, जिसमें एक कम्युनिटी हॉल बना होता है ना। और उस कम्युनिटी हॉल में क्या होता है कि भाई जो आपके अविवाहित लड़के और लड़कियां हैं वो आपका जो है वहाँ पर जाते हैं। सांस्कृतिक केंद्र होता है एक तरीके से, है ना। वहाँ पर जो है वो संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। और ये संस्था एक विवाह संस्था के रूप में भी काम करती है ना। और यहाँ से क्या होता है, जो अविवाहित जोड़े होते हैं वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और वहाँ से विवाह करके चले जाते हैं। तो कई चीज़ों में आप देखेंगे ट्राइब हमसे क्या है, बहुत ज़्यादा आगे है। कभी अपने घर में बोल के निकलो कि मिलने जा रहा हूँ, है ना, या तुम लोग बोल के निकलो कि भाई जा रही हूँ मैं मिलने के लिए। यहाँ पर क्या है वो चीज़, हाँ भाई ठीक है, तुम जाओ, पसंद कर लो, देख लो, ठीक ठाक लगे तो शादी कर लेना। ठीक, और कई बार तो घर वाले भगाने भी सहायता करते हैं। जैसे आप देखेंगे भगोरिया। अब भगोरिया में क्या होता है कि भाई बहुत सारी परंपराएं, जब भगोरिया हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भगाया जाता है दूल्हा दुल्हन को कि भाई तुम लोग भाग के शादी कर लो, है ना। चलिए, तो वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे जब ट्राइब्स पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, ये मैं क्यों बता रहा हूँ भाई,
तो युवा ग्रह में क्या होता है, लड़के और लड़कियां दो होते हैं। तो भाई ध्यान रखिएगा, जो लड़के होते हैं उनको क्या कहा जाता है, चेलिक कहा जाता है ना, क्योंकि बाद में ये चेले बनते हैं, है ना, पत्नियों के, इसलिए क्या कहा जाता है इनको, चेलिक, है ना। और पत्नी क्या हो जाती है भाई आपका, खा खा के बाद में मोटी हो जाती है, तो इसको क्या कहा जाता है, मटियारी, है ना। तो इसी से क्या निकला आपको मैंने क्या बताया भाई, मटियारी आपका कहाँ पर हो जाएगा, मंडला वाले क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। और मटियारी का मतलब भी मैंने आपको बता दिया। तो चेलिक जो यहाँ पर घोटुल है इनका, इनको चोलिक आपका, चेलिक मुटियारी भी जो है वो आपका कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक। चलिए आगे कौन सा हो गया, पगारा बांध मैंने आपको बताया था, आसन नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर है भाई आपका, मुरैना में देख लिया था हमने। अब देखना मोरवन, ठीक। मोरवन जो है ये किस पर है भाई आपका, गंभीरी नदी पर बना हुआ है। और कहाँ पर है आपका, नीमच में, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये जो गंभीरी है ये चंबल की सहायक नदी है, और गंभीर किसकी सहायक नदी है, शिप्रा की। तो ध्यान रखिएगा, है ना, गंभीरी जो है वो किसकी सहायक नदी हो जाएगी भाई आपका, चंबल की हो जाएगी। और गंभीर किसकी हो जाएगी, तो भाई गंभीर जो है वो आपका शिप्रा की सहायक नदी हो जाएगी। तो इस पॉइंट को जो है वो क्या रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे अगर हम बात करें तो चंबलेश्वर बांध। अब ध्यान रखना, चंबलेश्वर बांध जो है, अब चंबल का नाम आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि चंबल पे है, किस पर बना हुआ है भाई आपका, रूप नदी पर बना हुआ है। और कहाँ पर हो जाएगा आपका, नीमच में हो जाएगा। ऐसे ही अब ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट परियोजना बजट में उल्लेखित की गई है, सुखानंद सागर, या इसको बजट में कैनपुरिया बांध के नाम से हम जानते हैं, ठीक। तो ध्यान रखना, सुखानंद सागर या कैनपुरिया बांध जो है ये किस नदी पर है, इसकी जानकारी मुझे नहीं मिली है, लेकिन ये जरूर उल्लेख है कि भाई नीमच में आपका जो है ये बांध बनाया जा रहा है, ठीक। चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना, मोहनपुरा सिंचाई परियोजना, ये नेवज नदी पर है, राजगढ़ में है। बहुत चर्चित परियोजना थी आपकी बजट में, तो ध्यान रखिएगा। नेवज नदी कहाँ पर बहती है आपका, राजगढ़ में बहती है। और भाई ये आपका जो है ध्यान रखिएगा, कौन सी परियोजना हो जाएगी, मोहनपुरा सिंचाई परियोजना। इसके बाद पार्वती परियोजना, पार्वती नदी पर है। कुंडलिया बांध, ध्यान रखिएगा, कुंडलिया बांध काली सिंध नदी पर है। और कहाँ पर है भाई आपका, राजगढ़ वाले क्षेत्र में है, राजगढ़ आगरमालवा वाले क्षेत्र में आपकी बनी हुई है। और गुलाब सागर मैंने आपको बताया था किस नदी पर है भाई, महान नदी पर है, जो आपका बना हुआ है सीधी में, ठीक। चलिए तो यहाँ तक आपकी परियोजनाएं जो हैं वो क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं। इन परियोजनाओं को क्या कर लेना भाई, एक बार मैप में अच्छे से बना लेना, और क्या हो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी। कोशिश की है कि इम्पॉर्टेंट सारी जो परियोजना है वो मैं लगभग आपको बता दूं, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। अब परियोजनाएं हैं तो परियोजनाओं से क्या होगी भाई, आपकी सिंचाई भी होगी। तो अगला टॉपिक हम देख लेते हैं, कौन सा भाई, मध्य प्रदेश में सिंचाई। कुछ फैक्ट है, बाकी सब समझने वाली चीज़ है ना। सिंचाई कहाँ कैसे होती है, क्यों होती है, कहाँ पर कुओं से होती है, कहाँ पर नहरों से होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ समझा दूंगा। केवल फिर आपको क्या रखना है भाई, फैक्ट याद करना है ना। फैक्ट जैसे भाई मान लीजिए हर साल मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता क्या होती है भाई आपका, चेंज होती है। जैसे हमने लक्ष्य बनाया है कि हमको भाई आने वाले समय में लगभग 60 लाख जो है वो क्या करनी है, 60 लाख हेक्टेयर हमने टारगेट बनाया है कि हमको जो है सिंचाई क्षमता डेवलप करनी है। वर्तमान में 34 लाख है या 34.99। तो ये डेटा क्या है, आपको जो सिंचाई संबंधित डेटा होता है, किस परियोजना से कितनी सिंचाई क्षमता हुई, तो ये आपका इकोनॉमी सर्वे से आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। आर्थिक सर्वेक्षण में आपकी ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये डेटा आपको एक करंट का डेटा हो गया, ठीक। बाकी अगर हम बात करें कहाँ पर क्या है, किससे सिंचाई कैसे होती है, वो सब चीज़ें हम आपका देखते हैं। पहले कुछ फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब इन चीज़ों को मैं आपको समझा भी दूंगा, ठीक, अच्छे से। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में सिंचाई की, तो मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे पहला प्रयास किया गया किसके द्वारा भाई, चंदेल शासकों के द्वारा। और चंदेल जो है वो आपके कहाँ पर थे, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। और चंदेलों का जो टाइम पीरियड था वो था आपका 9th-10th सेंचुरी, लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी में था। और इन्होंने क्या किया था कि भाई आपका जो है वो छतरपुर क्षेत्र में क्या खुलवाए थे, आपके तालाब बनवाए थे। और इन्हीं तालाबों से क्या होती थी भाई, आपकी सिंचाई होती थी। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम देखें मध्य प्रदेश में सिंचाई के रूप में आपका जो है वो प्रथम स्रोत के रूप में देखें या शुरुआती तौर पर देखें तो छतरपुर में क्या था भाई आपका, देखा जाए तो छतरपुर में चंदेल शासकों द्वारा क्या बनवाए गए थे भाई, आपका तालाब जो है बनवाए गए थे।
दूसरा अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि राजा भोज के द्वारा लगभग जो है वो क्या बनवाया गया था, आपका रायसेन भोजपुर वाले क्षेत्र में साइक्लोपियन डैम बनवाया गया था। ठीक, तो ये आपकी वो चीज़ें हो गई। लेकिन प्रमाणिक रूप से अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, प्रमाणिक रूप से मध्य प्रदेश में सबसे पहले सिंचाई की बात कब आती है, 1923 में। ठीक, ध्यान रखिएगा 1923 में जो है वो क्या किया गया, वैनगंगा नदी जो है, वैनगंगा नदी पर जो है आपका वैनगंगा नहर का निर्माण किया गया बालाघाट में। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश की सबसे पहली नहर कौन सी है, तो भाई वैनगंगा नहर है। कब बनाई गई, तो 1923 में बनाई गई। और अगर हम बात करें तो भाई आपका जो है वो कहाँ पर ये परियोजना है, तो ध्यान रखिएगा बालाघाट जिले में जो है ये परियोजना है। ठीक, चलिए इसके बाद मध्य प्रदेश में ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा जो आपका इरिगेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, कुएं और नलकूप, मतलब वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। ठीक, नलकूप मतलब क्या हो गया, बोरिंग। जो बोरवेल के द्वारा हम क्या करते हैं भाई, सिंचाई करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, आपका नलकूप कहा जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका नहरों और तालाबों से सिंचाई होती है। केवल अभी पढ़ते चलो, मैं सब चीज़ें आपको याद करवा दूंगा अभी। ठीक, चलो तो ध्यान रखिएगा एक फैक्ट, क्या मध्य प्रदेश में 60% से ज़्यादा जो सिंचाई होती है, 60% से ज़्यादा एरिया पर सिंचाई जो है वो किसके द्वारा होती है, आपका ट्यूबवेल्स के माध्यम से होती है या वेल्स के माध्यम से होती है, कुएं या नलकूपों के माध्यम से होती है। उसके बाद नहरों के माध्यम से और उसके बाद तालाबों के माध्यम से सिंचाई होती है। ठीक, चलिए इसके बाद अगर हम देखें तो सर्वाधिक सिंचाई जो है वो कहाँ पर होती है, दतिया जिले में होती है। ठीक, कहाँ पर होती है भाई, दतिया में। और सबसे कम सिंचाई कहाँ पर होती है, डिंडोरी जिले में होती है, पहाड़ी क्षेत्र है भाई, है ना। तो ध्यान रखना सबसे कम सिंचाई कहाँ होती है, आपकी डिंडोरी में होती है। सबसे अधिक कहाँ होती है भाई, आपका दतिया में होती है। अब ये डेटा आपका ऐसा है जो करंट का डेटा है ना, तो ध्यान रखिएगा ये डेटा आपका जो है करंट का है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार चेक करना पड़ेगा, बार बार अपडेट करना पड़ेगा। तो जब इकोनॉमिक सर्वे वगैरह आप पढ़ेंगे तो वहाँ से जो है वो आपको ये सब चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारे पास वाटर रिसोर्सेज है मध्य प्रदेश में, उसके लिए अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा आपका जो है वो दो विभाग, ध्यान रखिएगा 1956 में जो है वो आपका वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट या अगर हम बात करें जल संसाधन विभाग की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश की स्थापना के साथ साथ ध्यान रखिएगा किसकी स्थापना हुई है भाई, मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग की स्थापना हुई है। और उसके 20 साल बाद ध्यान रखिएगा 1976 में जो है वो किसकी स्थापना की गई है, मध्य प्रदेश सिंचाई उद्वहन निगम या मध्य प्रदेश इरिगेशन अपलिफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा अब जो है आपका मध्य प्रदेश सिंचाई उद्वहन निगम या मध्य प्रदेश इरिगेशन अपलिफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना जो है वो की गई है 1976 में, और 1956 में जल संसाधन विभाग की स्थापना की है। ठीक, चलिए अब आते हैं कुछ अपने डेटा को समझने के लिए। मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी हमने देखी। मध्य प्रदेश के अगर हम बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी हमने देखी, किसका निर्माण कैसे हुआ है, कौन सा एरिया किससे बना हुआ है ना। चलिए तो उसको भी हम देखेंगे, यहाँ से आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी। ठीक, चलो मध्य प्रदेश में सिंचाई की बात करें तो हमने क्या देखा कि भाई मध्य प्रदेश में पहली नहर कहाँ ओपन की गई थी, तो भाई पहली नहर जो है वो ध्यान रखिएगा कौन सी थी, आपका जो है वो वैनगंगा नदी पर थी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो जो पहली नहर ओपन की गई थी ये कहाँ की गई थी, आपका 1923 में की गई थी। और कहाँ पर भाई, आपका बालाघाट में की गई थी। और इस नहर का नाम क्या था, तो भाई ध्यान रखिएगा वैनगंगा नहर जो है इसका नाम था, ध्यान रखना। ठीक, चलिए अब अगर हम बात करें तो भाई मध्य प्रदेश में आपके सोर्स ऑफ इरिगेशन या सिंचाई के स्रोतों की बात करें। ठीक, तो मध्य प्रदेश में अगर हम सोर्स ऑफ इरिगेशन देखें या सिंचाई के स्रोत की बात करें तो मेनली आप देखेंगे कि भाई हम जो है वो मध्य प्रदेश में 4 तरीकों से मेनली सिंचाई होती है। कौन कौन से 4 तरीके होते हैं, तो पहला तो क्या हो गया भाई आपका कुएं और नलकूप, है ना, कुएं
प्लस अगर हम बात करें तो आपका नलकूप हो गए, या जिसको आपने क्या कह दिया भाई आपका वेल्स, प्लस अगर हम बात करें तो आपके ट्यूबवेल्स हो गए, या इसको अपनी भाषा में अगर हम बात करें तो बोरिंग वगैरह हो गया। ठीक, चलिए दूसरा क्या हो जाएगा भाई आपका नहरें, है ना, या जिसको आपने कैनल्स कह दिया, तो दूसरा ध्यान रखिएगा इरिगेशन सोर्स कौन सा हो गया आपका कैनल। तीसरा जो है वो आपका जो है वो तालाब हो जाएंगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा तीसरा जो आपका है वो पॉन्ड्स हो गया, या अगर हम बात करें आपके तालाब हो गए। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद चौथा क्या हो जाएगा आपका अन्य सोर्स हो जाएंगे, या अगर हम बात करें तो आपके अदर, जैसे भाई नदी से सीधे पानी ले लिया, या नदी से आपका जो है एक पाइप डाल दिया, है ना, तो ऐसे या नदी से आपका जो है वो मोटर से पानी निकाल कर क्या कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं, तो कुछ आपके अन्य सोर्स हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में सिंचाई की अगर हम बात करें तो लगभग आपके 4 स्रोतों से क्या होती है भाई सिंचाई होती है। ठीक, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो किससे होती है भाई आपका, सबसे ज़्यादा जो है वो आपका होती है कुएं और नलकूपों से होती है। लगभग अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में अप्रॉक्स 66% जो आपका 66.7% के आसपास जो है ये सिंचाई किससे होती है भाई आपका कुएं और नलकूपों के माध्यम से होती है। ठीक, चलिए दूसरा अगर हम बात करें तो भाई दूसरा आपका जो डेटा है ये कौन सा हो जाएगा आपका कैनल। तो लगभग अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में 19% जो आपकी सिंचाई है, लगभग 19.9% या 19.92% जो है वो आपका नहरों के माध्यम से होता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा लगभग 19.9% किससे होता है भाई आपका नहरों के माध्यम से होता है। इसके बाद अगर हम देखें जो तीसरा आपका सोर्स है वो कौन सा है, तो भाई आपका जो है वो तालाब है। तो मध्य प्रदेश में आपका जो है तालाबों को बढ़ावा देने के लिए बलराम ताल योजना जैसी आपकी योजनाएं चलाई गई हैं, और इसके अनुसार अगर हम बात करें तो लगभग 3.20% में क्या है तालाबों के द्वारा क्या होती है भाई सिंचाई होती है। ठीक, और अब इसके बाद जो बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका अन्य हो जाएगा, है ना, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो लगभग आपका 12% जो कुछ बचेगा तो वो क्या हो जाएगा 11-12% जो बचेगा वो आपका अन्य माध्यम हो गए। तो भाई ये आपके 4 माध्यम ध्यान रखना कौन कौन से। पहला तो हो गया आपका वेल्स एंड ट्यूबवेल्स हो गए, तो 66.7% जो इरिगेशन होता है वो किससे होता है आपका कुएं और नलकूपों से। अब देखो 4 सोर्स तो आप ध्यान रखना, इसके बाद इनका डेटा 3 का याद रखना। अब कहाँ पर किससे ज़्यादा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, चलो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा अगर हम देखें तो पहला सोर्स क्या है कुएं और नलकूप। ठीक, अब ध्यान रखिएगा कुएं और नलकूप, या अगर हम बात करें ट्यूबवेल्स की तो एक सामान्य बात करते हैं, क्या हर किसान जो है हर किसान के अपने खेत में ट्यूबवेल लगवाने में सक्षम है? नहीं है। ठीक, दूसरा क्या ट्यूबवेल कहीं भी खुदवाया जा सकता है? नहीं। क्या होना चाहिए भाई जल स्तर या पानी ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ें कि हर किसान जो है वो अपना ट्यूबवेल स्वयं का जो है वो नहीं करवा सकता, क्योंकि भाई उसके लिए उसको सक्षम होना पड़ेगा। दूसरा अगर हम बात करें तो भाई हर जगह जो है वो ट्यूबवेल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई आपका जो है भौगोलिक भाई मान लो कोई पत्थर है, कोई एरिया आपका पथरीला है, क्या वहाँ पर ट्यूबवेल हो सकता है सक्सेस? नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप देखेंगे तो भाई जब इन दोनों कंडीशन को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ट्यूबवेल्स के लिए जो सबसे अच्छी जगह है वो कौन सी है आपकी मालवा वाला क्षेत्र, है ना, मालवा कह सकते हैं, या इसको आप क्या कह सकते हैं वेस्टर्न मध्य प्रदेश, या अगर हम बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश, है ना, पश्चिमी मालवा हो गया, या इसको कह सकते हैं सेंट्रल या वेस्टर्न मध्य प्रदेश। ठीक, मालवा क्षेत्र हो गया, या अगर हम बात करें मध्य वाला और पश्चिमी मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर क्या होगा आपका ट्यूबवेल के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होगी। क्यों होगी समझना। पहली चीज़ तो यहाँ पर क्या है भाई हमारे पास मिट्टी है। ठीक, तो कारण क्या है, कभी कोई पूछे कि भाई यहाँ पर जो है वो किसके द्वारा सिंचाई होगी सबसे ज़्यादा, तो भाई यहाँ पर जो है वो कुएं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई होगी, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स के माध्यम से सिंचाई होगी। और कोई पूछे कारण क्या है भाई इसका, तो कारण ध्यान रखिएगा, कारण क्या हो जाएगा। पहली बात तो अगर हम बात करें तो मिट्टी वाला क्षेत्र है, और मिट्टी वाला क्षेत्र है तो भाई क्या हो जाएगा आपका जो है वो आसानी से अगर हम देखें तो आपका बोरवेल वगैरह किया जा सकता है।
दूसरा अगर हम देखें तो माना कि पानी कम गिरता है लेकिन नदियाँ भी यहाँ पर कुछ है ना, तो नदियाँ भी हैं, तो अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर क्या मिल जाएगी आपको, कुछ नदियाँ मिल जाएंगी। तीसरा अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर जो आपके किसान हैं वो किसान क्या है भाई आपका मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो क्या है, अधिक सक्षम है, यहाँ पर बड़े किसान है कुछ इस क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, बोरवेल देखने को ज़्यादा मिलेंगे। अब देखिए अगर हम देखें तो भाई जल स्तर भले ही कम है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम नहीं है ना। आपका इतना है कि भाई ट्यूबवेल्स के माध्यम से पानी निकाला जा सकता है ना। जल स्तर हालांकि काफ़ी नीचे है, तो यहाँ पर बहुत गहरे ट्यूबवेल्स आपके जो है वो खोदे जाते हैं। ठीक, चलिए अब देखो अगर हम ऐसे बात करें तो भाई पानी तो यहाँ गिरता है ज़्यादा, पहाड़ों वाले क्षेत्र में भी गिरता है, लेकिन आप देखेंगे ये पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है आप देखेंगे कि भाई मिट्टी क्या करेगी, पानी को सोखती है। आप देखेंगे इन क्षेत्रों में ज़्यादा पानी गिरने के बाद भी सूखे की समस्या आ जाती है। आप असम देखिए सबसे ज़्यादा पानी गिरता है लेकिन सूखे की समस्या आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी क्या होता है भाई आपका पानी गिरा और पत्थरों से क्या हुआ भाई, पत्थरों को तो पानी सूखेगा नहीं, पत्थर पानी सूखेगा नहीं, मिट्टी होती तो पानी क्या करती भाई आपका सोखती और भाई क्या होता आपका जलस्तर बढ़ता। इसलिए कहते हैं कि भाई जोरदार बारिश से जो है वो जलस्तर नहीं बढ़ता, वाटर लेवल नहीं बढ़ता, उसके लिए क्या है आपका धीरे धीरे पानी गिरे तो पानी क्या होता है आपका मिट्टी जो है सूखती जाती है। अब पथरीले क्षेत्रों में क्या होता है कि भाई यहाँ पत्थर है, पत्थर पानी को सूखेंगे नहीं और यहाँ पर अगर पानी गिरेगा तो बाढ़ के रूप में पानी क्या हो जाए आपका नदियों में बह जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई एक चीज़ तो वाटर लेवल ठीक नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर बोरवेल करना या भले ही पहली नहर यहाँ पर बनाई गई थी मध्य प्रदेश की, लेकिन भाई इन पथरीले इलाकों में आपका जो है वो नहर बनाना या बोरिंग करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती होगी लेकिन है तो कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्र ही ज़्यादातर और ऊंचाई में है, तो ऊंचाई में है तो ऑलरेडी क्या हो गया वाटर लेवल और नीचे हो गया। भाई मान के चलिए ये ज़मीन है तो यहाँ से आपने खोदा कि 10 फीट में पानी है, लेकिन अगर मान लीजिए आप जो है वो 10 फीट की ऊंचाई में बैठे हैं तो आपके लिए वाटर लेवल कितना नीचे और हो जाएगा भाई, 20 फीट हो गया। तो कहीं ना कहीं ये कारण है कि भाई ऊंचाई में है, पानी ज़्यादा गिरता है लेकिन बह जाता है इसी, और आपका पथरीले क्षेत्रों से बना हुआ, इसी कारण यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नहरों का बनना या अगर हम बात करें बोरवेल्स का जो है वो सक्सेस होना, आपका बोरवेल का बनाना सक्सेसफुल नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या करें, तो भाई सिंपल बात है, अगर हम मान लीजिए टंकी बनाते हैं तो टंकी मिट्टी की बनाते हैं क्या? नहीं, क्या बनाएंगे, सीमेंट की बनाएंगे या पत्थर वाले पत्थर की बनाएंगे। क्यों? क्योंकि पत्थर क्या करेगा, जल को सूखेगा नहीं। तो यहाँ पर तालाब बनाना आसान होगा। तालाब बनाएंगे तो फ़ायदा क्या मिलेगा कि भाई हमने इन क्षेत्र में तालाब बना दिया तो भाई तालाब में वर्षा का जल क्या हो गया आपका एकत्र हो गया और भाई आपका सूख भी नहीं रहा है। तो यहाँ पर कंपेयर अगर हम करेंगे कि भाई इन इरिगेशन सोर्सेज की अगर हम बात करें तो इसमें से यहाँ के लिए ज़्यादा सूटेबल कौन सा हो जाएगा भाई, आपका तालाब हो जाएगा। होगा कि नहीं, पानी भी गिर रहा है और पानी गिर रहा है तो तालाबों में क्या होगा भाई, आपका पानी भर जाएगा बारिश का और फिर वो क्या होगा, साल भर उससे आपकी सिंचाई वगैरह कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अब कोई पूछे कि भाई तालाबों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती होगी, तो भाई जहाँ पर ज़्यादा पानी गिरता है और पथरीला इलाका है आपका, मतलब अगर आप देखेंगे तो भाई आपका जो ईस्टर्न मध्य प्रदेश हो गया, पूर्वी और जो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश है, साउथ ईस्ट एमपी है, वहाँ पर आप देखेंगे तो भाई आपको किसके माध्यम से सिंचाई ज़्यादा मिलेगी, तो भाई तालाबों के माध्यम से क्या मिलेगी, आपकी सिंचाई ज़्यादा मिलेगी, है ना। तो ध्यान रखिएगा, आपका पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर आपको जो है वो तालाबों के द्वारा क्या मिलेगी, ज़्यादा सिंचाई देखने को मिलेगी। और ध्यान रखना कि भाई तालाबों के द्वारा सर्वाधिक जो आपकी सिंचाई की जाती है वो कहाँ की जाती है भाई, आपकी बालाघाट में की जाती है ना। और ध्यान रखिएगा भाई बलराम ताल योजना का संबंध किससे है भाई, ध्यान रखिएगा बलराम ताल योजना का संबंध जो है वो आपका तालाब निर्माण से है ना। सिंचाई के लिए आपकी छोटे छोटे तालाबों का निर्माण किया जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आया कि यहाँ पर तालाब से क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर नहर बनाना और बोरिंग करना क्या है भाई आपका आसान नहीं है। दूसरा, यहाँ पर पानी ज़्यादा तो गिरता है
पानी पर्याप्त गिरता है, लेकिन भाई पथरीला क्षेत्र होने के कारण क्या होता है भाई, अगर हम बात करें तो पानी जो है उसका आपका तेज़ी से बह जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने बताया मिट्टी का क्षेत्र है, किसान सक्षम है, और साथ ही साथ में आपका जो है नदियाँ हैं, तो यहाँ पर क्या है हम जो है वो आपका बोरवेल वगैरह कर सकते हैं। तीसरा अगर हम बात करें तो अब बचता है आपका ये क्षेत्र। अब इस क्षेत्र के आसपास आप देखेंगे तो नदियाँ बहुत सारी है। यहाँ से गंगा यमुना का मैदान निकल रहा है, यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है भाई, चंबल नदी निकल रही है, यहाँ से सिंध नदी बह रही है, यहाँ से बेतवा नदी बह रही है। और ध्यान रखिए ये क्षेत्र में आपका पानी कम गिर रहा है तो वाटर लेवल तो बहुत ही ज़्यादा कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप साउथ ईस्ट से कहाँ बढ़ेंगे, नॉर्थ वेस्ट की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे पानी क्या होता जाएगा आपका, कम होता जाएगा। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन या वर्षा की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जब जलवायु, अगला टॉपिक है जलवायु, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा होता है। ठीक, चलो अब ये चीज़ ध्यान रखना कि भाई अगर हम देखें तो अब इस क्षेत्र में क्या होगा भाई, जो है मिट्टी के कण बड़े हैं तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, नदियाँ ज़्यादा हैं तो आप नहरों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, आप देखेंगे कि चंबल से एक नहर आई है जो शिवपुर होते हुए आपका शिवपुर, उसके बाद मुरैना, भिंड और ग्वालियर को सिंचित कर रही है। यहाँ पर आपकी जो है वो बेतवा नदी है, बेतवा नदी से एक भांडीर नहर निकली है जो भाई दतिया, ग्वालियर और भिंड को सिंचित कर रही है ना। तो यहाँ पर क्या है भाई, आपका नहरों के माध्यम से क्या होती है, आपकी सिंचाई होती है ज़्यादा। तो भाई ध्यान रखिएगा, अब ऐसा नहीं कि नहरों के माध्यम से केवल यहीं होती है और कहीं नहीं होती। आप देखेंगे तो नहरों के माध्यम से भाई होशंगाबाद वाला क्षेत्र हो गया, बड़वानी वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ भी क्या होती है भाई, नर्मदा से आपकी नहरें निकाल दी गई, तवा से आपकी नहरें निकाल दी गई। तो आप ध्यान रखना कि अगर हम बात करें तो भाई आपका जो उत्तरी मध्य प्रदेश है, और ये तो पूरा मैप ही आपका मिट गया, चलिए हाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसे बटन है कि जिससे पुराना आ जाता है, ये देखो, है ना। चलिए तो भाई ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो आपका क्षेत्र है यहाँ पर किसके द्वारा सिंचाई ज़्यादा होगी भाई, आपका नहर के माध्यम से होगी। ठीक, तो आप ध्यान रखना ये 3 सोर्स आपको याद हुए। कारण पता चला कि भाई यहाँ पर हम जो है वो बोरवेल ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी है, बोरवेल क्या हो जाएगा आपका, आसानी से हो जाएगा। अब आपको ये डेटा याद रखना है, बस ये डेटा आपको याद रखना है। बाकी आप अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी कि भाई तालाबों से आगे क्यों होता है। क्योंकि देखो आपने केवल किताब में पढ़ लिया कि पूर्वी और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में तालाबों के द्वारा सबसे ज़्यादा क्या होती है भाई, आपका सिंचाई होती है, तालाबों के द्वारा सबसे ज़्यादा इरिगेशन होता है। लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गया कि ऐसा क्यों, तो फिर ये चीज़ आपको कभी रटनी नहीं पड़ेगी, कभी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं आपका आगे। चलिए दूसरा अगर हम बात करें तो ये डेटा आपका हो गया, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला कुछ फैक्ट ध्यान रखना। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल, ठीक ध्यान रखिएगा ये 2 क्वेश्चन अगर हम देखें तो सबसे पहला आपका जो हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल या नलकूप कहाँ पर है ना। तो सबसे ज़्यादा एक तो क्या हो गया, सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल्स कहाँ पर है। दूसरा अगर हम देखें तो भाई आपका जो है वो सबसे ज़्यादा नलकूप घनत्व, या अगर हम बात करें ट्यूबवेल डेंसिटी, 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं यहाँ पर। एक क्या लिखा है भाई, सबसे ज़्यादा जो है वो क्या भाई आपका नलकूप, और दूसरा क्या है सबसे ज़्यादा नलकूप घनत्व। ये दोनों ध्यान रखना। इसमें अगर हम बात करें तो भाई क्या हो जाएगा, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर, उज्जैन में। ठीक, तो सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल्स कहाँ मिलेंगे आपको, उज्जैन में। लेकिन ये डेंसिटी कहाँ देखने को मिलेगी ज़्यादा, आपकी इंदौर में। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है समझिएगा कि भाई मान के चलिए ये आपका जो है वो उज्जैन ज़िला है, ठीक, और दूसरा अगर हम बात करें तो कौन सा ज़िला है आपका, इंदौर ज़िला है। ठीक, मान के चलिए कि इसका जो एरिया है वो मान के चलो 100 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक, ये 100 स्क्वायर किलोमीटर है, और इसका एरिया कितना है भाई, मान के चलिए 50 स्क्वायर किलोमीटर है ना। क्योंकि भाई आपका इंदौर क्षेत्रफल की अपेक्षा देखें तो उज्जैन से क्या है, छोटा है। अब यहाँ पर मान के चलिए आपके टोटल कितने ट्यूबवेल्स हैं, 10 ट्यूबवेल्स हैं। और यहाँ पर कितने हैं भाई, आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई यहाँ पर आपके टोटल 7 ट्यूबवेल्स हैं मान के चलिए। अब अगर आप देखेंगे, या इसको थोड़ा सा आप और भी चेंज कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर आपने जो है मान के चलिए 25 ट्यूबवेल्स मान लो, और यहाँ पर कितने मान लो भाई, आपके 70 मान लो। ठीक, अब आप देखेंगे
तो भाई यहाँ पर नंबर इसमें ज़्यादा दिख रहा है आपको, है ना, या इसको आप 50 मान लो, 50 में और सिंपल हो जाएगा समझना आपको कि भाई यहाँ 50 ट्यूबवेल हैं, यहाँ पर कितने हैं, 25 हैं। अब ध्यान रखना कि अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर नंबर क्या दिख रहा है आपको, ज़्यादा दिख रहा है, और यहाँ पर नंबर क्या दिख रहा है आपको, कम दिख रहा है। तो नंबर में कौन आगे हो गया, उज्जैन में, है ना। अभी आप देखेंगे तो नंबर में आ गया, लेकिन जब आप डेंसिटी निकालेंगे तो आप देखेंगे कि भाई आपके हर 2 किलोमीटर में एक ट्यूबवेल दोनों में दिख रहा है, तो दोनों का घनत्व क्या हो गया आपका, सेम हो गया। अब यहीं पर मान के चलिए कि आप इसी को कर दें कितना भाई, 40 कर दें, है ना, कि 40 ट्यूबवेल्स हैं। अब 40 ट्यूबवेल्स में देखेंगे तो आपको हर 10 किलोमीटर में कितना ट्यूबवेल देखने को मिल रहे हैं, 4 देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई आपका जो है वो 25 ट्यूबवेल्स हैं, मतलब हर 2 किलोमीटर पे आपको एक ट्यूबवेल देखने को मिल रहा है। तो हर आपको जो है 10 किलोमीटर में कितने ट्यूबवेल्स देखने को मिल रहे हैं भाई, 5 ट्यूबवेल्स देखने को मिल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि डेंसिटी ज़्यादा किसकी है, इसकी, जबकि नंबर क्या है आपके कम है। तो समझ गए ना कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया है, उसमें नंबर जो है वो इसके ज़्यादा है ना। टोटल एरिया में अगर हम देखें तो भाई उज्जैन में नलकूप ज़्यादा है, लेकिन पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से क्यों है भाई आपका उज्जैन, क्योंकि उज्जैन आपका बड़ा शहर भी है, उज्जैन में आपका जो है शहरीकरण ज़्यादा है, तो ट्यूबवेल्स की संख्या क्या है भाई आपकी, ज़्यादा है। ठीक, चलिए तो आज अभी केवल इतना ही देखते हैं। अभी ये चैप्टर आपका आधा है, इसके बाद इरिगेशन से जुड़े हुए कुछ तथ्य हम कल देखेंगे, और कल से ही मध्य प्रदेश की क्या प्रारंभ करेंगे भाई, जलवायु प्रारंभ करेंगे। तो मिलते हैं कल, जय हिंद, धन्यवाद।